बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 TV में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, वतन अजीज़ को दरपेश मसाइल में से एक बड़ा मसला मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल भी है। अफसोस की बात यह है कि हमारे तालीमी इदारों में और स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल में इसका रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मनशियात एक आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर करती हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, किस तरह से नौजवान इसके आदी होते हैं, यही वो अवामिल हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इस हवाले से भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि दीन इस्लाम में कितना ममनू करार दिया गया है नशे को। इसी सब पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम राव, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग मनशियात के आदी किस तरह से होते हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो मनशियात की तरफ माइल करते हैं, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो कि इस नशे की लत में सबसे ज़्यादा हमें मुतासर दिखाई देते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इनफैक्ट जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए जब आपने मुझे कांटेक्ट किया तो आई थॉट कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टॉक, ताकि लोगों को पता चले कि हमने इस सीरियस प्रॉब्लम को डील भी करना है और इससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें गवर्नमेंट का रोल और तालीमी इदारों के हेड्स का रोल और फिर साथ ही साथ पेरेंट्स का रोल इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, क्योंकि जो डिफरेंट फैक्टर्स इस मसले को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए जिसकी वजह से हम इसको डील कर सकें। तो इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में होना, फिर डॉक्टर का रोल बहुत उस जगह पे आ जाता है जब हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक अवामिल क्या हैं आजकल बच्चों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत ही एक सीरियस बात बन गई है। वो इसलिए कि बच्चे एक दूसरे के देखा देखी कंपनी में, पार्टीज़ में, क्लास में वो एक दूसरे के पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से या कुछ जो फैक्टर्स फैमिलीज़ के आ जाते हैं कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव नहीं हैं, बच्चों पे कुछ क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ और प्रॉब्लम्स घरों में चल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने कहा कि गैदरिंग में या आपकी कंपनी ऐसी होती है जिससे आप नशे के आदी हो जाते हैं, दोस्त आपको ऑफ़र करते हैं, स्टार्ट में तो ये आप शुगल मेले में इसको ले लेते हैं, फिर ये आदत बन जाती है, फिर ये मजबूरी बन जाती है, लेकिन वो कौन से नफ्सियाती अवामिल हैं जो आपको इसकी तरफ माइल करते हैं? देखें, कोई भी बंदा जनरली स्पीकिंग ये नहीं है कि उसको कोई अंदर से इनबिल्ट ऐसी चीज़ है कि वो उनको हो जाएगा ये मसला कि वो मनशियात के आदी हो जाएंगे। होता सिर्फ आपके इर्द गिर्द के माहौल का असर और आपकी फैमिली का असर ही है, या आपके जो दोस्त फ्रेंड्स होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि बुरी सोहबत ही इन तमाम प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती है आपको। तो दिस इज़ अ फैक्ट। टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी क्या कभी कभार इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो फिर भी इन चीज़ों की तरफ माइल हो सकता है? जी जी, वो एक और कंपोनेंट है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है या नफ्सियाती बीमारी जैसे कोई खुदा न खास्ता एंग्जाइटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, उन लोगों में तो ऑफ कोर्स ये नशे का मसला होना बाकी प्रॉब्लम्स के निस्बत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लोग किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रोन होते हैं कि उनको ये आप लगा दें तो लग जाएंगे। ख़ासकर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं या उन पेशेंट्स में जिनमें फैमिली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने की वजह से डिप्रेशन हुआ, उनमें नशे का ज़्यादा होना इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन लेट्स नॉट मिक्स इट टुगेदर। जो आजकल जो बच्चे को किसी को जो नशा शुरू करते हैं उनके जो स्ट्रेस फैक्टर्स या उनकी जो बुरी कंपनी है उसी की वजह से, जैसे हम समझते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग की जिस बच्चे को आदत पड़ गई किसी भी टाइम पर, अब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम, ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कैनाबिस, हेरोइन या चर्स, अल्कोहल उनकी तरफ फिर चले जाएंगे। सही। अच्छा सर, कितना डैमेज करता है ये नशा, स्पेशली जिस तरह से आपने कहा कि सिगरेट से अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर ये आखिरी स्टेज तक भी आ सकते हैं, जैसे हेरोइन हो गई या फ्यून हो गई। ये नशा जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर कितना डैमेज करता है एक इंसान को? देखिए, खुदा न खास्ता जब आपको ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, एक बीमारी जब शुरू हो गई, इट्स अ डिजीज़, इट्स एन इलनेस, इट्स एन एडिक्शन, जब आपको लग गई तो फिर तो इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जो सिगरेट के बाद चर्च पे आएंगे, चर्च के साथ वो भांग भी यूज़ करेंगे,
फिर डिफरेंट एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। और एडिक्शन होती क्यों है? क्योंकि आपको प्लेयर आना शुरू हो जाता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है इसका। और फिर उसके बाद वो जो मज़े से जब आपकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आप अगर नहीं करते तो आपको इतने बुरे जिस्मानी दर्द और प्रॉब्लम्स और फिज़िकल डिपेंडेंस हो जाती है कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते। फिर आपकी ये मजबूरी है, फिर ये वो सिचुएशन होती है कि कंबल आप छोड़ते हैं कंबल को, लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ता। लेकिन डॉक्टर साहब कितने % चांसेस होते हैं कि एक शख्स जो मनशियात का आदी हो जाता है या नशे का आदी हो जाता है, जैसे हेरोइन के लेवल तक पहुंच गया, ये इससे भी आगे जो लेवल हैं, तो फिर कोई चांसेस होते हैं कि पेशेंट दोबारा नॉर्मल लाइफ में आए? तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? ट्रीटमेंट कितना सूदमंद होता है इस तमाम सूरत? देखिए, जो एक्सपर्ट्स इस पर बताते हैं कि 50% लोगों में बड़ा अच्छा सक्सेस रेट होता है। और उसमें फिर चूँकि ट्रीटमेंट जब शुरू कर दिया जाता है तो फिर हम जो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए, अपनी गाइडेंस देते हुए लोगों को कोशिश करते हैं कि वो जब 50% जिन्होंने छोड़ दिया वो छोड़े ही रखें। 50% लोगों के अंदर जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है कि वो दोबारा शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे केसेस होते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन फिर से शायद गैदरिंग ऐसी होती है, शायद माहौल ऐसा होता है कि उस चीज़ को देखते हैं और फिर रह नहीं सकते, दोबारा से इसका शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो उसके वही फैक्टर्स हैं ना जिसकी वजह से वो दोबारा भी शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को ये प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं और उन्होंने आपने एक दफ़ा ट्रीटमेंट करा भी लिया, तो प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पे मौजूद हैं ना। तो इसलिए ट्रीटमेंट का ये भी हिस्सा है कि आप फैमिली को भी ट्रीट करें, उन फैक्टर्स को भी जहन में रखें जिसकी वजह से किसी को ये आदत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि मोस्टली घरों के बच्चे जब मनशियात के आदी हो जाते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं तो उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, फैमिलीज़ के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से उन्हें डील किया जाए ताकि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएँ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इसलिए कि अगर हम अपने माशरे को, अपने लोगों को हेल्दी करना चाहते हैं और ख़ासकर इस प्रॉब्लम के बाद, तो आप अगर ये इम्तियाज़ी सलूक नहीं छोड़ेंगे और आप उनको बिल्कुल ऐसा इसी तरह से नहीं समझेंगे कि जैसे किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई या किसी को लंग्स की बीमारी या हार्ट की बीमारी हो गई, क्या हम उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक करते हैं? द आंसर इज़ नो। तो इसलिए अगर हम ड्रग्स के लोगों के साथ अगर इम्तियाज़ी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उनको ठीक नहीं, उनको बीमार करना चाहते हैं। तो आप ये मरीज़ का कसूर नहीं है या ये उस सोसाइटी का, उस फैमिली मेम्बर का या फ्रेंड का कसूर है जिन्होंने ये किया होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर से अगर कोई फ़र्द इस तरह के नशे की लानत में वो मुब्तला हो चुका है तो उसके साथ बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में जिस तरह से हम बात करते हैं कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन के नतीजे में लोग इस मनशियात के आदी होते हैं, लास्ट में ये बताइएगा कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि इस तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमें बहुत कम मिलते हैं, बल्कि नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया जाए। इसके साथ साथ जो मनशियात फ़रोश हैं, जो स्मगलर्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट अपने रोल को, अपने काम को बेहतर जानती है। द पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंटली इसको बहुत फॉलो भी करे, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो इस पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में वो इम्प्लीमेंट भी हो। अगर आपने बना लिया तो इम्प्लीमेंट करें। और साथ टीचर्स का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, इस सेंस में कि वो उनको, बिकॉज़ टीचर्स से और पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपी अक्सर बहुत कम होता है कि रहे, तो आप उन पे बहुत उसको इग्नोर मत करें, उसको प्रॉपर ये प्रोग्राम शुरू हों यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और किरदार बहुत जी हाँ इम्पॉर्टेंट है, पूरी सोसाइटी का किरदार है कि ऐसे लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जाए। डॉक्टर मोहम्मद अजीम राव हमारे साथ आज मौजूद थे, काफ़ी सरहासी गुफ्तगू इनसे हमने की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो स्टार्ट में, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे यंगस्टर्स स्टार्ट में तो गैदरिंग में वो नशा कर लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो नशा उनकी आदत बन जाता है, फिर मजबूरी बन जाता है। उसके बाद वो चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि इस लानत से वो छुटकारा हासिल कर पाएँ, लेकिन वो नहीं करते। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा होता है, कहीं उन्हें रोशनी नज़र नहीं आती। ऐसे ही एक नौजवान से हमने बात की है, अकमल से, जो कि नशे के आदी हो चुके हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनके लिए अब ये मुश्किल है। तो उस नौजवान से आपको मिलवाते हैं। लाहौर से आई हुई थी 3 लड़कियाँ, तो वो होती थी और हम सारे साथ होते थे।
बस उनके वो भी पीती थी तो उन्होंने मुझे भी एक दिन पिला दिया, तो बस फिर उसके बाद फिर मैं नशे पे लग गया। सारे रेसिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। बाकायदा मैं जॉब करता था पार्लियामेंट लार्जेस्ट में भी। अभी नशे के आदी हो गए हैं। अभी घर जाते हैं, रोटी मांगते हैं, देते हैं रोटी, ये नहीं कि नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जो पहले इज्जत थी वो अब नहीं है इज्जत। नाज़रीन, अकमल की कहानी आपने सुनी, यकीनन एक दर्दनाक कहानी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप भी इस नशे की लत में लग जाएं और अकमल की तरह हंसती बसती ज़िंदगी से अंधेरे आपका मुकद्दर बन जाएं। आपके दोस्त, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार जो आपसे प्यार करते हैं, नशे की लत के बाद, नशे का आदी होने के बाद ये सभी लोग आपसे नफ़रत करते हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम भी इस हवाले से, दीन इस्लाम की भी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। इस्लाम ने सख्ती से ममनू करार दिया है नशा, इस्लाम में नशे को हराम करार दिया है। इस हवाले से हमने बात की है मुफ्ती कामरान साहब से। वो क्या कहते हैं दीन इस्लाम में, इसके क्या अहकामात हैं, सुनिएगा। नशे के बारे में कुरान करीम में और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस में बहुत वाज़ेह तौर पर ये इरशादात मौजूद हैं कि नशा करना जो है ये हराम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि ये सारे जो है ये शैतान के गंदे काम हैं, तो फज्तनिबूहु, इससे अपने आप को बचाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि आप फलाह पा सकें। अगर अहादीस में देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल-खमरु जिम्माउल इस्मी, कि जो शराब है तो ये गुनाहों का मजमुआ है। इसी तरीके से और बहुत सारी अहादीस हैं, कुरान करीम की आयत हैं कि जिनसे शराब की या इसी तरीके से दीगर जितनी भी मंशियात हैं उनकी हुर्मत के बारे में हमें अहकामात मिलते हैं। बुनियादी तौर पर चूँकि शराब हो या कोई भी ऐसी नशावर चीज़ है, उसके इस्तेमाल से इंसान की अक़ल पर उसका असर पड़ता है, और यकीनन जब अक़ल पर असर पड़ेगा तो इंसान फिर अपनी अक़ल, चूँकि अल्लाह ने इंसान को जो अक़ल फितरत दी है, इसी की बुनियाद पर इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ कर पाता है। तो जब ये अक़ल इंसान में मौजूद नहीं होगी, इस पर यानी कुछ पर्दा आ जाएगा शराब के या किसी नशावर चीज़ के इस्तेमाल की वजह से, तो फिर इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ किए बगैर अपने मुस्तक़बिल दूसरों से मुताल्लिक़ कैसे फ़ैसले करेगा। मेरा चूँकि ताल्लुक़ दारुल इफ्ता से है, तो हमारे यहाँ जो मसाइल आते हैं ख़ास तौर पर डिवोर्स के, तो उसमें अक्सर मसाइल के अंदर ये भी बड़ी वजह होती है कि शोहर ने नशे की हालत में तलाक दे दी। तो ये बुनियादी वजह है, इसी वजह से शरीयत ने नशे को हराम भी करार दिया। नाज़रीन, मुफ्ती कामरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अवेयरनेस दे सकें उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को जो कि इस नशे की लत में आ चुके हैं, जिनका स्टार्ट है, जो निकलना चाहते हैं, वो किस तरह से निकल सकते हैं, दीन इस्लाम क्या कहता है, वो लोग जो इस लत में लग चुके हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हो चुकी हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों में सिर्फ अंधेरे हैं, सिर्फ मायूसियाँ हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।